मतलब बड़ी हैरानी की बात होगी आप लोगों को, पता नहीं, मैं आपके चैनल के थ्रू बताता हूँ कि हर 1 घंटे में आज के समय पे 2 स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सरकार के डाटा और बड़ी रियलिटी है कि 1 घंटे के अंदर जब 2 स्टूडेंट सुसाइड कर रहा हो तो क्या हालत है। और हैरानी की बात है ये उस देश में हो रहा है जिस देश में 50% पॉपुलेशन वो है जिसकी उम्र 30-32 साल से कम है। बताते हैं इसमें डेटा लीकेज भी हो रही है। आप एक काम करो, जेन्युइनली जिसने CUT का फॉर्म भरा हो या कोई और एंट्रेंस गवर्नमेंट टेस्ट का फॉर्म भरा हो किसी कॉलेज का, विद इन वीक एक फोन आ जाएगा प्राइवेट इंस्टीट्यूट से और एग्जैक्ट उसी कोर्स का आता है जिस कोर्स का आपने भरा, उसका फोन आएगा कि ऐसे ऐसे यार आप हमारे कॉलेज में एडमिशन लीजिए, ये हमारी फीस है, ये सब हो, आप आके एक बार। तो प्राइवेट प्लेस के पास कैसे डाटा जा रहा है भाई, कहाँ से क्या जा रहा है यार। बड़ा मैं इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ प्लेसमेंट को लेकर। कल मैं दिल्ली की कुछ मजदूर भाई बहन होते हैं, लेबर होती है, मैं उनसे मिला दिल्ली के अंदर। मैंने उससे पूछा कि आपकी उम्र क्या है, उसने कहा मेरी उम्र 25 साल है। उनका जाएंगे यार, मैंने कहा तुमने पढ़ाई क्यों नहीं करी, उसने कहा पढ़ाई कर रखी है, मैंने ग्रेजुएशन करी हुई है। फोन में उसने निकाल के मुझे अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री दिखाई। तो मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो, उसने कहा मैं यहाँ पे पत्थर का काम कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ। और कल मेरा हाथ भी कट गया पूरा, मेरा चोट लगी, तो पत्थर का काम कर रहा हूँ, मुझे नौकरी मिली नहीं। तो प्लेसमेंट तो छोड़ो, जो ग्रेजुएशन हुआ बच्चा खाली लेबर क्यों कर रहा, तो क्या हालत बच गई यार, मतलब ये सच्चाई है। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। जैसा कि आपको पता है हम नाइट टॉक चैनल पे यंगस्टर्स से जुड़े जो टॉपिक्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स और ऐसे टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा बातें करते हैं क्योंकि आपको वो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन आज हमको जेन्युइन मुद्दों पे बातें करेंगे। आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि भाई यंगस्टर्स के, स्टूडेंट्स के इशूज़ उठाओ, थोड़ा उन पे बात करो। तो आज हमारे साथ मौजूद है वरुण चौधरी जी, जो कि एक सोशल वर्कर हैं, NSUI जो कि कांग्रेस का स्टूडेंट विंग है उसके प्रेसिडेंट है। और ये अपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे सोशल मुद्दों पे बातें करते हैं, स्टूडेंट्स के साथ जो गलत हो रहा है उस पे बातें करते हैं, एनवायरनमेंट की बातें करते हैं। तो आज हमने भाई को बुलाया, हमने इनका सोशल मीडिया देखा, हमें बहुत अच्छा लगा कि जो टॉपिक्स ये टच कर रहे हैं कहीं ना कहीं हम भी चाहते थे उन टॉपिक्स पे बात हो हमारे पॉडकास्ट पे। तो सबसे पहले स्वागत है भाई आपका। थैंक यू। आप अपने सुपर बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के आए हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हम शुरू करते हैं, यही जानना चाहते हैं भाई कि आजकल सबसे मेजर प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स आपके पास लेकर आ रहे हैं या आप जो देख रहे हो वो क्या है। यार देखो, अगर मैं एक गिनने की बात करूँ तो बहुत कम होगी, इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि मैं पूरा चार्ट पेपर बना सकता हूँ। मोस्ट कॉमन यार देखो, मतलब बड़ी हैरानी की बात होगी आप लोगों को, पता नहीं, मैं आपके चैनल के थ्रू बताता हूँ कि हर 1 घंटे में आज के समय पे 2 स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है। तो ये एक बहुत रियलिटी है और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सरकार के डाटा और बड़ी रियलिटी है कि 1 घंटे के अंदर जब 2 स्टूडेंट सुसाइड कर रहा हो तो क्या हालत है। और हैरानी की बात है ये उस देश में हो रहा है कि जिस देश में 50% पॉपुलेशन वो है जिसकी उम्र 30-32 साल से कम है। करेक्ट। तो ये एक बड़ा भाई लेकिन इसके पीछे रीज़न आपको क्या लगता है कि फाइनेंसेस हैं, लोग परेशान फाइनेंसेस की वजह से, या एकेडमिक प्रेशर है, या कंपटीशन है? यार ये तीनों चीज़ें मैं मानता हूँ आपस में कनेक्टेड है कि फाइनेंशियल बर्डन तो फैमिली का होता है। यार मैं बड़ा आपसे बात करूं, जब हम 12-15 साल के थे ना तो माँ बाप पे डिपेंडेंट होते थे 10 साल के, कि भैया जिस दिन 50 रुपये मिल जाते थे तो लगता था आज हम दुनिया के सबसे रईस आदमी हो गए। सही बात, ये सच्चाई थी। लेकिन आज के समय 50 रुपये की वैल्यू क्या रहेगी आप खुद मानेंगे। पेप्सी का कैन भी लगता है 30-35 रुपये का, 40 रुपये तक का आता है। तो एक समय में तो महंगाई तो बढ़ी है, साथ के साथ जो स्टूडेंट है ना, इतनी यंग एनर्जी है, सब एनर्जी है, जॉब्स को लेकर मुझे लगता है बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है। और फिर उसके सारे तार जुड़ जाते हैं डिप्रेशन से, फ्रस्ट्रेशन से, एकेडमिकल प्रेशर से। और 10th-12th के यार बोर्ड एग्जाम ऐसे हुआ करते थे, अभी बच्चों ने जो दिए होंगे मुझे अभी भी याद है कि हमें लगता था यार अब 10th-12th पास कर लिए, अब तो जीवन में सक्सेसफुल हो गए हैं। ये एक रियलिटी है। आप लोगों ने, हम लगभग सेम एज के, घर वाले सब के सभी यही बोलते थे यार ये बोर्ड के एग्जाम है, 12वीं कर ले, 12वीं हो गई तेरा बस जीवन तो कामयाब हो गया। और उसके बाद सब कुछ शुरू हो जाता था, शादी से सपने से लेके सब कुछ साकार होने की बात हो जाती थी। आज के डेट में सच्चाई है कि बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद भी, मास्टर्स करने के बाद भी बहुत परेशान है। तो उससे चीज़ जुड़ी हुई है और ये फिर पूरी सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। तो बट भाई यू बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट विंग, तो आप किस तरीके से हेल्प कर रहे हो अगर किसी के ऊपर एकेडमिक प्रेशर है, फाइनेंसिस की दिक्कत आ रही है, बच्चों के ऊपर पीयर प्रेशर है, सुसाइड कर ले रहे हैं, आप कैसे इन्वॉल्व होते हो इस चीज़ में? यार देखो, मेरा तो अपना नेचर ये भी कि मैं बहुत डायरेक्टली, जैसे अच्छी चीज़ ये है कि आप जैसे जो आजकल पोर्टल्स हैं ये सबसे ज़्यादा चेंज मेकर बन सकते हैं, मैं मान सकता हूँ। और मैं बड़ा ये आपकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक पॉजिटिव सेंस में देखा जाए बहुत बड़ा चेंज मेकर भी बन सकता है। और ये वर्ल्ड वाइड अब प्रूव हो चुका है इनको, और इनको तो इतनी महत्वता देनी चाहिए कि ये है, क्योंकि चेंज मेकर ऐसे बन सकते हैं कि एक आदमी की लाइफ में जो छोटा बदलाव स्टूडेंट की लाइफ में ऐसे आ सकता है, वो जब वो फेल महसूस करे कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है तो उसको पेशेंटली बोलो कि हाँ कुछ ना कुछ क्रिएट होगा। और सोसाइटी कहीं ना कहीं फेलियर से जुड़ा हुआ है, तो उसके अंदर ये इच्छा शक्ति जगाना, मोटिवेशन देना। और मेंटल हेल्थ पे मैं ज़्यादा बात करना चाहता हूँ कि मेंटल हेल्थ लोग इग्नोर करते हैं चीज़ों को, लेकिन एक्चुअल में मेंटल हेल्थ पे बात होनी चाहिए।
बच्चों के अंदर वो डर नहीं होना चाहिए कि 12th के एग्ज़ाम में क्या होगा। बच्चों के अंदर एग्ज़ाम्स का डर नहीं होना चाहिए। ये अलग बात है कि हमारे पेरेंट्स भी हमें डराते थे कि बेटा पास नहीं होना, पढ़ ले यार, वो अलग चीज़ है। लेकिन वो एक समझदारी के साथ में होना चाहिए कि आपको पढ़ना है। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम्स का प्रेशर आपके अंदर होगा, आप देखेंगे जितने सेंटर एग्ज़ाम्स होते हैं, मैं बड़ा बोलूँ कि किसी भी स्ट्रीम के एग्ज़ाम्स हों, तो आज की डेट में जब पता लगे कि एग्ज़ाम तो हो रहा है, एग्ज़ाम के साथ साथ जब पेपर लीक जैसा इंसिडेंट सामने आ जाए, तो बच्चा 6 महीने 1 साल 2 साल तैयारी कर रहा हो, एग्ज़ाम अपीयर हो गया हो, फिर पता लगे जी पेपर लीक हो गया, तो मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा जो मेरे पास बच्चे आते हैं वो पेपर लीक वाले आते हैं। भाई लेकिन इसके पीछे आपने पता करने की कोशिश करी है ये इतनी इजीली कैसे हो रहा है पेपर? यार ये मैं मानता हूँ बहुत बड़ा अनएक्सेस है, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी को ना एक पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के देखना चाहिए। मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बात करूँगा आपसे कि ये ऐसा इशू है कि सबको पॉलिटिक्स साइड में रखकर और इस इशू पे बहुत सीरियसली बात करनी चाहिए। आप सोच के देखो, मैं मानता हूँ हम जहाँ बैठे हैं यहाँ से 10, 15, 20, 25 किलोमीटर बाद कोई ना कोई बड़ा स्टूडेंट सेंटर होगा कि जहाँ पे कोचिंग होगी, या कुछ ना कोई स्टूडेंट सेंटर होगा, या कोई खोखे की दुकान होगी जहाँ बच्चा के कोल्ड ड्रिंक पीता होगा, 20, 30, 50 बच्चे, वो मिल जाएगी आपको जगह। तो उनसे एक बार आप बात करो। उसका विश्वास ही उठता जा रहा है एजुकेशन सिस्टम पे। सही बात है भाई, इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे सबका उसका विश्वास उठ रहा है। मतलब बच्चा कह रहा है कि भैया क्या यार, मैं अब नौकरी मिलनी नहीं है, क्या ग्रेजुएशन वैसे। मुझे अभी भी याद है, मैं जो बात शुरू में आपसे करी कि हमें 12th पास करके लगता था हमने दुनिया जीत लिया, अब हम कामयाब हैं, और आज बच्चा इतने अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी अपने आप को फेल महसूस कर रहा है। फिर वो चीज़ें कनेक्शन हो जाती हैं मेंटल डिस्टर्बेंस से, तमाम चीज़ों से। और जब पेपर लीक जैसे इंसिडेंट सामने आया तो बहुत गंभीर है ऐसा विषय। तो जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये इसकी कुछ एकदम वैल्यू सेट करी हुई है क्या लोगों ने कि भाई इतने का पेपर लीक हो जाता है, ये हो जाता इसमें बड़ा नेक्सस शामिल है, मतलब इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। मतलब इतना बड़ा रैकेट है कि आप सोचो जिस तरीके से देश में इस पर बात होनी चाहिए अभी तक बात नहीं हो रही है। मतलब बात करूं तो आप अगर उठा के देखें सोशल मीडिया, देश के 2-4 नेता इस पर बात कर रहे हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं है। और जो गरीब बच्चा है उसको, वो बेचारा लंदन अमेरिका तो जा नहीं पाएगा पढ़ने। देखो सच्चाई में बड़ा आपको, तो गरीब बच्चा उसको तो भैया हिंदुस्तान में जो इंस्टीट्यूट्स हैं इन्हीं में ये एग्ज़ाम्स हैं, यहीं के तो माध्यम से नौकरी मिलेगी, वो सब नहीं होगा। हाँ सही बात है। तो इसलिए बच्चा इतना वो हो चुका है कि बिल्कुल एग्ज़ाम देंगे, पता लगेगा पेपर लीक हो जाएगा। जब पेपर लीक हो जाएगा, किसी ना सोचो आज के डेट में हम बात यहाँ बैठे हुए हैं जहाँ पे, यहाँ पे भी एक अगर कमरा लेना होगा बच्चे को, पीजी लेना होगा, 15-20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये से कम का पीजी मिलेगा नहीं। तो बच्चा वो कमरा लेगा, 20-25 हज़ार रुपये का वो लेगा, 1 साल किसी एंट्रेंस की तैयारी करेगा, और पता लगेगा जिस दिन एंट्रेंस देने गया उस दिन उसका पेपर लीक हो गया। और फिर उसको पता है कि उसके परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी कमज़ोर है कि वो दोबारा ये भी उम्मीद नहीं कर सकता कि मेरा दोबारा 1 साल का किराया दे दो और मुझे कोचिंग की फीस दे दो। तो बच्चा क्या करेगा? और वो प्रेशर था, उसको ये था कि एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा तो उसके बाद मैं अपने घर वालों की आर्थिक मदद कर पाऊँगा। तो ये इतना गंभीर इशू है। मेरे पास सबसे ज़्यादा जो आपने सवाल करा, तो सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ मेरे पास बच्चे पहली चीज़ पेपर लीक को लेकर आता है, दूसरा लेकर ये आता है कि भैया तमाम देश में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सहायता के लिए कोई स्कॉलरशिप फेलोशिप्स बनी है कि इस माध्यम से उनको मदद दी जाए। और मैं मानता हूँ कि सरकारों का काम ये होना चाहिए कि बच्चों के निर्माण में भागीदार बने, उनके करियर में और सपोर्ट करें। जैसे हम कहते हैं ना कि कई पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं, कई पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते, 1-2 ऐसी चीज़ें बड़ी डीप चीज़। तो इसलिए नॉर्मली ट्रेंड ये होना चाहिए कि सरकार सपोर्ट करे। अब पता लगा जो पैसा मिलना था, फेलोशिप स्कॉलरशिप, वो तो मिल नहीं रहा है। और तमाम जो नेता हैं, वो नेता के पता लगेगा जी 50-50 गाड़ियों का कॉन्वॉय है, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लग रहे हैं। लेकिन पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि देश, हिंदुस्तान यंग नेशन है, तो सबसे पहले हर पॉलिटिकल पार्टी को स्टूडेंट्स की बात करनी चाहिए। जब यंग है, सबसे ज़्यादा देश में यंग लोग हैं, तो उनकी बात होनी चाहिए, ज़्यादा स्टूडेंट्स की बात होनी चाहिए। और भाई डीयू की भी आजकल बहुत ज़्यादा रील्स वगैरह आ रही हैं कि कुछ ना कुछ कोई तोड़ फोड़ कर रहा है जाके, या कहीं कुछ फैसिलिटी नहीं है, कुछ ये नहीं है, वो नहीं है, वो भी एक वो चल गया है। तो आपका टेक क्या है उस चीज़ के ऊपर कि भाई? यार देखो, मैं तो बिलीव करता हूँ हमेशा पीस में, कि हमें पीसफुल तरीके से सब चीज़ करनी चाहिए। लेकिन मजबूरी ये है जब एडमिनिस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन कर दे स्टूडेंट्स को, या जो स्टूडेंट का नेतृत्व कर रहे हैं, तो उसके आगे क्या विकल्प बचेगा? वो मजबूरन बोलेगा। जब बच्चा आगे फ्रस्ट्रेटेड है, बच्चे को सुनने को तैयार नहीं है, तो बच्चा अपने जो सीनियर लोग होंगे या जो वहाँ स्टूडेंट यूनियंस होती हैं उनके पास जाएगा। इसलिए स्टूडेंट यूनियंस बनी भी इसीलिए हैं। स्टूडेंट यूनियन वाला जब वहाँ जाएगा तो टीचर ऐसे बिहेव करेगा कि जैसे कोई कौन आ गया। तो जब मजबूरी है, जब वो किसी की आवाज़ नहीं सुनेगा, तो फिर तो कान खोलने का काम और जगाने का काम सोए लोगों को, हिंदुस्तान के युवा छात्रों को अच्छे से आता ही है। बट भाई आपको नहीं लग रहा कि ये चीज़ें जैसे सोशल मीडिया पे दिखाई जाना या हर चीज़ अपलोड करना या इस तरीके से डिसरिस्पेक्टफुल होना बड़ों की तरफ, ये एक गलत मैसेज भी जा रहा है कि मतलब आप करो प्रोटेस्ट, बट मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ।
हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। मैं खुद उस मतलब पृष्ठभूमि से, उस परिवार से, उस चीज़ से आता हूँ कि हमें हमेशा बड़ों का आदर करना सिखाया है कि बड़े, हमारे यहाँ तो ऐसा लगता था बड़ों को अगर पैर ना छुओ, नमस्ते ना करो, हो सकता है पीछे से थप्पड़ आ जाए बड़े भाई का या चाचा का। हम तो उस पृष्ठभूमि के लोग हैं कि भाई तू पैर नहीं छूता या तू किसी को नमस्ते नहीं कर रहा है, विश नहीं कर रहा, ये सच्चाई है। लेकिन मजबूरी में भी है, आप उस मजबूरी को समझो। तो मैं तो उस चीज़ को फेवर करता हूँ कि जितना आप रिस्पेक्टफुल चीज़ें कर सको। कई बार ये होता है आजकल सोशल मीडिया आपका ज़माना है, पता लगे मेरे बारे में भी क्या चल जाए 2 घंटे बाद। तो सोशल मीडिया, इसलिए मैंने बोला कि सोशल मीडिया गेम चेंजर भी है। तो सोशल मीडिया दोनों तरफ से काम करता है, पॉजिटिव नेगेटिव। फ़र्क ये है कि आप उसको पॉजिटिव अप्रोच में लेना चाहते हो, नेगेटिव लेना चाहते हो। तो ये अच्छा भाई, एक चीज़ और, जैसे हम यंगस्टर्स की बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, हम ये बात कर रहे थे कि भाई हमारी पॉपुलेशन मोस्टली यंग है, पर यंग लोग पॉलिटिक्स से दूर भागते हैं क्योंकि जैसा आपने कहा विश्वास उठता जा रहा है कि भाई अगर मेरे को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना है तो ये तो एक दलदल है, मुझे बहुत सारी बैकिंग चाहिए, मुझे भीड़ चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, पहले पैसा दे के मैं टिकट खरीदूंगा, फिर वही करप्शन करके अपना पैसा रिकवर करूंगा। ये बेसिक एक नॉर्म बन चुका है। फिर मेरे को पावर दिखाने के लिए थोड़े गलत लोगों की संगति भी चाहिए। तो आम जो लोग हैं वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते पॉलिटिक्स में। आपका इस पे क्या टेक है? यार मेरा कहना बड़ा, मैं स्ट्रॉन्गली एक चीज़ कहूँगा, मैं तो अपने जीवन में मैं बड़ा आपको एक स्ट्रॉन्ग चीज़ फेयर करूँ, और मैं कैमरे बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, मतलब क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा है, कोई ना कोई वरना ज़रूर मिल जाएगा। मैं अपनी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में बोलता हूँ कि हम ही लोग चेंज मेकर बन सकते हैं, हम ही इस करप्शन को रोकेंगे। अगर करप्शन तब रुकेगा जब आम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पार्ट लेने लगेगा। जब आम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पार्ट लेने लगा, अभी जो आम लोग हैं वो भाग जाते हैं पॉलिटिक्स से। तो आपने, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। उनको लगता है कि यार ये बहुत महंगी चीज़ है। मतलब मेरी भी परिवार में जब मैं 12th करके आया तो उन्होंने कहा कहीं एडमिशन ले, पढ़ाई कर, ये तो बड़ी महंगी और सब चीज़ें। लेकिन जहाँ मैं गया वहाँ जाके मुझे एहसास हुआ कि बिना पैसे के भी आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। कैसे? बिना पैसे के बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला मुझे यार। हम धीरे धीरे, भाई मतलब देखो, जैसे एक आपको डेमोक्रेटिक जैसे सिस्टम अगर है। किसी को आज की डेट में आना हो, अगर सपोज मैं कहता हूँ यार मैं कल जाके इलेक्शन लड़ूंगा, तो क्या गारंटी है कि कोई बड़ी पार्टी का इंसान आके मेरे को ये धमकी नहीं देगा कि भाई बैठ जा शांति से, कोने में हो जा, ऐसे 10-15 लोग नहीं आएंगे? आपको लगता है ये प्रैक्टिकली नहीं? प्रैक्टिकल आपके साथ तो पॉसिबल है। कैसे, मैं बताता हूँ। आपकी जो आवाज़ है वो इतनी बुलंद आवाज़ है कि कोई धमकाने की कोशिश करेगा, एक बार आप सोशल मीडिया पे अपील करनी शुरू करना। नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। हम नॉर्मल स्टूडेंट पे आ जाते हैं। अब मैं नॉर्मल स्टूडेंट पे आ जाता हूँ यार। क्या है ना, देखो कुछ चीज़ें मैं मानता हूँ कि मसल मनी पावर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है और ये बहुत आसानी से ख़त्म भी नहीं करी जाएगी। लेकिन इंडिया की जो आज पॉपुलेशन है ना, जो कहते हैं कि एक आम नागरिक, अगर हम लोग इकट्ठे हो जाएं ना तो फिर कुछ नामुमकिन नहीं है। अगर हम अपने मुद्दों की बात करने लगे, हमारी जो परेशानी है, हमारे लाइफ में जो परेशानी है, उसको हम वोकली स्ट्रॉन्गली तरीके से उठाने लग जाएं, तो ये बदलाव आएगा। वो हम ही लोग हार मान जाते हैं। आपने बोला कि यार ये तो हमसे हो ही नहीं पाएगा, तो हार नहीं माननी है। हम खड़े होंगे, कुछ तो होगा। मैं तो लाइफ में ना अपनी में 1% पे भी काम करता हूँ कि 1% भी अगर मुझे लगता है कि यहाँ कुछ वो निकलेगा, 0.1% भी दिखता है तो मैंने कहा इस चीज़ में अपनी खुद की एनर्जी डालनी चाहिए। तो हम जो आम लोग हैं, मतलब जो आम, जिनको लगता है कि जिनके 50, 100, 500, 1000 करोड़ रुपए के धंधे नहीं हैं, जिनके घर में कोई बड़ा बदमाश नहीं है, डॉन नहीं है, मतलब समझ रहे हो, तो उस टाइप के लोग भी पॉलिटिक्स में, और धीरे धीरे आपको देखने को मिल रहा है चेंजेस हो रहे हैं, यंग लोग आ रहे हैं, मतलब वो रख रहे हैं। लेकिन हमें वो हिम्मत जुटा के आगे आएंगे तो मुझे लगता है धीरे धीरे ये ट्रेंड चेंज होगा। भाई इसमें वैसे हमने देखा तो है ही कि जैसे जब होता है कुछ कि भाई इसका इलेक्शन, डूसू का कुछ हो रहा है कि भाई एनएसयू ऐसे कोई है, तो भाई लफड़े इतने हो जाते हैं कि भाई कॉलेजेस में भाई गाड़ियों के शीशे टूट रहे हैं या गेट से कूद रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है। स्टूडेंट हैं, उनमें थोड़ा उत्साह भी होता है, पर मैं खुद वॉयलेंस को प्रमोट करने वालों में तो नहीं। मैं बहुत अपनी तरफ से, कई बार ऐसा होता है कि सामने से रिटेलिएशन इतना, मतलब सामने से इतना एग्रेसिव कुछ हो रहा होता है, तो रिटेलिएशन में कई बार होता है कि स्टूडेंट, यार हम लोग यंग होते हैं, कई बार गुस्सा, अब आपको कोई बार बार थप्पड़ मारने लगे तो कई बार तो आपका भी हाथ उठ ही जाएगा ना कि क्या यार अब तो अति हो गई। तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन नॉर्मली मैं वॉयलेंस को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता और मैं और लोगों से बोलता भी हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से बोलना भी चाहता हूँ कि वैचारिक तौर पे आपको मजबूत होना चाहिए। और वो जब वॉयलेंस को आप दूर रखोगे, मसल मनी पावर को दूर रखोगे, तो एक बेहतर भारत की आप कल्पना भी कर सकते हो। जो भी आम लोग ये सुन रहे होंगे या फिर जो आपकी बातें जो आप बोल रहे हो, जो लोग सुन रहे होंगे, वो यही बोल रहे होंगे यार ये बंदा बोल रहा है, इसके पास बैकअप है, जिस घर से, जिस परिवार से, जिस बैकग्राउंड से ये आता है, इसके लिए थोड़ा आसान बन जा रही हैं चीज़ें। क्योंकि कहीं ना कहीं पता ही है यार, अगर कोई बंदा खड़ा होता है, पैसा तो रिक्वायर्ड होता ही है इस चीज़ के लिए इन दी एंड। बंदा अगर, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कॉमन मैन टू गेट इनटू दिस, और ये पॉलिटिक्स को समझ पाना इस चक्कर में कि यार पैसा तो, यार उसके बिना तो बात बन ही नहीं सकती।
नहीं यार देखो, पैसा मैं मानता हूँ हाँ भाई, खाने के लिए चाहिए, डीजे के लिए चाहिए, सब चीज़ चाहिए, लेकिन बड़ा स्ट्रांगली मैं आपको इसमें कन्विंस भी करने की कोशिश करूँगा कि खाली पैसा इज़ नॉट द ऑल्टरनेटिव। हाँ पैसा चाहिए, ज़रूरत है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ 3 लोग बैठे हैं, अगर आप मेरे आइडिया से कन्विंस हो तो मैं 500 रुपये आपसे लूँगा, 500 रुपये आपसे लूँगा, 500 रुपये आपसे लूँगा। 500 रुपये 100 रुपये जुटाना एक पब्लिक फंडिंग नाम की भी चीज़ है ना, क्राउड फंडिंग कहते हैं, तमाम चीज़ें कहते हैं। तो अगर आपके आइडिया इतना स्ट्रॉन्ग होगा, आपके विचार इतने स्ट्रॉन्ग होंगे, आप इतने इशू बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे होगे, तो आपके पास लोग आएंगे आपको सपोर्ट करने, और लोग आते हैं सपोर्ट करने। मुझे बहुत लोगों ने सपोर्ट करा है, तो लोग आते हैं फिर सपोर्ट करने, अगर आपका आइडिया स्ट्रॉन्ग है। क्राउड फंडिंग इसमें होती है प्रॉपर कि भाई लोग पैसे यार लोग मदद करते हैं, अगर आपका आइडिया और स्ट्रॉन्ग है, बड़ा ओपनली बोलूँगा, उसका इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों तरीके का एक तरीका होता है, लोग आते हैं। और मैं बड़ा ये स्ट्रॉन्गली बताऊँ कि अब जैसे आप लोग हो, अगर आप एक्चुअल में यंग इशूज़ की, सोशल इशूज़ की बात करें तो लोग आएंगे मदद करने कि यार चलो कुछ तो हमारे मतलब की बात हो रही है। तो अगर आइडिया और इशू स्ट्रॉन्ग होगा तो लोग मदद करने आएंगे। हाँ ये ज़रूर है कि अब चुनाव थोड़े महंगे हो गए, इसको लेके हमें यंग लोगों का अवेयर होना पड़ेगा कि जब चुनाव में कोई पैसा देने आ रहा है तो उसको गाली देने की हिम्मत रखो कि भाई पैसे में मेरा ईमान खरीदना चाहता है। ये बात एग्री है कि चुनाव महंगे हो रहे हैं, और चुनाव महंगे नहीं होने चाहिए, और जितने जितने चुनाव महंगे होते चले जाएंगे उतना उतना डेमोक्रेसी कम होती चली जाएगी, रियलिटी है, और डिक्टेटरशिप आती चली जाएगी। तो मैं आपके इस पक्ष में हूँ, और मैं आपसे ये बात तो एग्री करता हूँ कि चुनाव महंगे हो गए, कि आम लोग अपने आप को बहुत दूर महसूस करने लगे हैं सियासत से, कि राजनीति सियासत से हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि चुनाव बहुत महंगे हो गए हैं। और अगर आप एक्चुअल में डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की बात करें, तो हमें चुनाव महंगे होने पे लगाम लगानी पड़ेगी, और ये हम यंग लोग ही कर सकते हैं, और हम आम परिवार के लोग ही कर सकते हैं, जिनके बड़े बड़े कैसे करें, ये भी सोल्यूशन भी दो। सोल्यूशन यही है कि जो मतलब आम लोग हैं वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लें, वो क्यों डर के भाग रहे हैं, वो बात करें इशू की। जब गली में उनका पार्षद, विधायक या वो सब आता है, उससे सवाल करने की हिम्मत करें कैमरा ऑन करके कि वास्तविकता में ये कमी है, निकालें कैमरा। फ़ोन में स्मार्टफोन तो बहुत चीप हो ही गया है यूज़ करना, तो निकालें स्मार्टफोन, डालें, भेजें। आप जैसे नौजवान जो लोग देश में बड़े प्रसिद्ध होते जा रहे हैं, आप लोगों को भेजें वो क्लिप्स, आप लोग फिर अपना भी चर्चा करोगे। तो फ़ोन निकाल के अगर बात वो, लेकिन वो हिम्मत चाहिए। फिर वो लोग उसका क्या करें जो उनको दबाने के लिए लोग आ जाएंगे? कितने लोग दबाने के लिए आएंगे? तो कुछ लोग तो इस देश में, हमारे देश की बड़ी जो कल्चर है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कल्चर है, कुछ लोग उसको सपोर्ट करने भी आएंगे। अब ये करके देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मुझे भी ऐसे लोग सपोर्ट करने आए, और लोगों को भी सपोर्ट करने आते हैं। और ये बात अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी में बोल रहा हूँ, कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी गलत कर रहा है तो हमें ये बात करनी चाहिए कि फ़ोन निकालें भैया। अब जब चुनाव महंगा किस चीज़ में होता जा रहा है, किस चीज़ में महंगा हो रहा है चुनाव? आप कैश बांटने पे लग गए होंगे, आप गलत चीज़ें बांटने पे लग गए होंगे, मैं उस चीज़ का नाम नहीं लेना चाह रहा, आप लोग समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जब वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, सब हो रही है, तो आप लगाम लगाएं, बोलें भाई कैसे आप बांट रहे हो, क्योंकि ये बात सच्चाई, इन्होंने देखो एक बात तो बिल्कुल सच कही है, जो जब पैसा ज़्यादा लगाएगा तो फिर वो रिकवरी भी करना वहाँ से चाहेगा। तो ये याद रखना, जो ज़्यादा पैसा दे रहा है ना वो फिर लेगा भी उतना ही डबल। ज़्यादा करप्ट होगा वो ज़्यादा करप्ट, नीचे ही नीचे ज़्यादा खींचेगा वो। फिर वो खींचने पे लग जाएगा, फिर जनता कहेगी यार ये तो हमने तो खाली एक शर्ट ली थी, ये तो पैंट भी लेके भाग गया। अच्छा भाई, आप पैन इंडिया इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हो, तो कौन सी स्टेट ऐसी है जहाँ पीसफुली सबसे इलेक्शंस हो जाते हैं और लोग जेन्युइनली कैंडिडेट पे वोट करते हैं, और कौन सी स्टेट ऐसी है जहाँ बहुत मुश्किल हो जाती है? यार देखो, मैं मुश्किल तो बताऊँ, स्टूडेंट वाले, मैं स्टूडेंट्स की बात ज़्यादा करूँगा क्योंकि मैं स्टूडेंट्स का नेतृत्व कर रहा हूँ, उनके उससे हूँ। तो स्टूडेंट्स के इलेक्शन तो देखो डिफ़िकल्ट तो होते हैं, लेकिन अच्छा ये है कि किसी भी स्टेट में इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं आया कि हम इलेक्शन से पीछे हटे हो, या हमें लगता है कि इलेक्शन गलत है। बड़ा मज़ा आता है, बड़ी क्रिएटिविटी निकल के आती है, और एक्चुअल में आज के समय में हिंदुस्तान का स्टूडेंट बड़ा क्रिएटिव है, बड़ा टैलेंटेड है यार, मुझे गर्व होता है। सबसे ज़्यादा स्मूथली कौन से स्टेट में निकलते हैं इलेक्शंस? यार देखो, मैं खुद डीयू से रहा हूँ, तो देखो मैं तो पहला नंबर हमेशा डीयू को ही दूंगा कि सबसे ज़्यादा मज़ा तो यहाँ आता है। लेकिन और भी जो देश भर के कैंपस हैं जहाँ जहाँ इलेक्शंस होते हैं, एक्चुअली क्या ना, बहुत कम जगह इलेक्शंस बचे हैं अब, ये भी एक दुर्भाग्य हो गया, वो ज़्यादा जगह होने चाहिए। पर आप उन लोगों क्या कहते हो जो स्टूडेंट्स हैं, जो भाई ये मानते कि किसी भी पॉलिटिक वाले मुद्दे में घुसना ही नहीं है, जो नोटा वोट करते हैं बेसिकली, या कुछ हाँ यार, नोटा अपना हाथ बढ़ाते ही नहीं है किसी चीज़ में। मैं उन स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा यार, आपको पार्ट तो लेना पड़ेगा, लेना चाहिए, वरना आपकी लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट होगी, तब आप कहोगे यार मैं तब नहीं बोला था, तब मैंने पार्टिसिपेट नहीं करना था। और डेमोक्रेसी का मतलब यही है ना कि पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे मैं कैंपस में देखता हूँ कि वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम होता है स्टूडेंट्स का,
सच्चाई ये है कि वोटिंग परसेंटेज जिस दिन 70-80% स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस में होने लगे ना, तो रियल डेमोक्रेसी निकल के आएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी उनके इश्यूज़ भी हैं, कुछ ना कुछ है। और इश्यूज़ देखो सबके होते हैं, वो छोटे हो बड़े हों। वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि सबसे ज़्यादा इश्यूज कौन सी स्टेट में आपको देखने को मिलते हैं यूनिवर्सिटी वाइज, और क्या इश्यूज हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से कि स्टूडेंट के लिए आज के समय में मुश्किल हो बताऊँ, गया? इतना क्राइसिस में मैं फील कर पा रहा हूँ ना स्टूडेंट्स को, बिग क्राइसिस। तो इश्यूज तो सभी जगह हैं, बहुत भयंकर तरीके से इश्यूज हैं। मतलब मेजरली इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हैं, फीस को लेकर है, क्या फीस भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, 3-4 चीज़ें मैंने बताया। वो पूरा एक आपको मैं निकाल के दूँ, 6-7 चीज़ें। फेलोशिप स्कॉलरशिप्स मिल नहीं रही हैं टाइम पे बच्चों को। अकेडमिकल ईयर 3-3 4-4 महीने लेट चला जा रहा है। चलो कोविड के समय मान लिया था, तकलीफें थी, कोविड को बीते हुए इतने 5 साल हो गए, अभी तक वो चलता रहेगा। आप सोचो, मतलब अभी कौन सा मन चल रहा है, 3-3 2-2 4-4 महीने अकेडमिकल ईयर लेट हो गए हैं, एग्जाम 2-2 3-3 महीने लेट हैं। समझ ही नहीं आ रहा, बच्चा मार्च फरवरी में एग्जाम देता था, आपको याद होगा बोर्ड्स का, अब एडमिशन जाके सितंबर अक्टूबर तक हो रहा है। उससे पहले प्राइवेट प्लेयर आ जाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले। बच्चा वहाँ डर गया, प्राइवेट में जाए गवर्नमेंट में जाए, बच्चा कंफ्यूज है, परेशान है, फ्रस्ट्रेट है। फिर कॉलेज में जाए तो पता लगा जी पंखे नहीं चल रहे ठीक है, वहाँ परेशान। चलो वो भी देखा जाए कि मैं बिना पंखे ही पढ़ाई करने मंजूर है, तो फिर पता लगेगा जी जो अटेंडेंस का बड़ा ऐसा स्ट्रक्चर क्राइटेरिया, चलो अटेंडेंस भी देखी जाए, वो भी सब हो गया। तो पता लगे जो पेपर हो रहा है उस पेपर में कुछ ना कुछ उल्टा सवाल आ गया कि दोबारा पेपर होगा नहीं होगा, फिर वो भी मंजूर हो गया। तो पता लगा जी पेपर में कुछ और धांधली होने के लगी। अब तो वो आजकल ऑनलाइन बहुत सिस्टम आ गया, तो पता नहीं सीयूटी में गड़बड़ है, किस में गड़बड़ है। तो फ्रस्ट्रेटेड है बच्चा। और एक्चुअल सच्चाई ये है कि वो बच्चा प्लेटफॉर्म भी ढूंढ रहा है, लेकिन उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा दबाई जाएगी ना, तो फिर ब्लास्ट होगा। रियलिटी। अभी हम डीयू एडमिशन्स की भी बात कर रहे थे। हमारे टाइम पे तो कट ऑफ निकलती थी पूरे पेपर, मतलब पूरे पेपर में आता था। हाँ, मैं भी उसी समय। online, कौन सी ईयर में थे आप? मैं 2013 में। तो मैं 2012 में, हमारा सेम समय का बात होगी। तो वही तब तो ये होता था कि 10 कट ऑफ निकलेगी, आज इस कॉलेज भाग रहे हैं, अब यहाँ से हटा के इस कॉलेज भाग रहे हैं। अब आप बता रहे थे पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया है। हाँ यार, अब इन्होंने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कर दिया है। इससे चलो मैं मान लिया कि ऑनलाइन कर देते, लेकिन बहुत तकलीफें भी हो रही हैं। आपका 12th के स्कोर कार्ड की वैल्यू नहीं है, 12th के मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं बची है। कोई नहीं। अब आपने एंट्रेंस टेस्ट कर दिया तो 12th के मार्क्स, कॉमन एक एग्जाम होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। उसमें पता ही नहीं जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, उस जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है उस एजेंसी पे 5 बार सवाल खड़े हो गए। अच्छा, पहले तो openly बेस्ट तौर ऑफ 4 देखते थे, बेस्ट ऑफ सब्जेक्ट 4 का देखते क्या थे, है। बढ़िया होता था कि हमने स्ट्रीम ले ली, बहुत सरल था। अब वो इतनी कंफ्यूजन है। मुझे ही मेरे एक बहुत क्लोज रिलेटिव मिले, वो कह रहे यार वो सीयूटी का फॉर्म तो भरा नहीं हमने। तो मैंने कहा जब नहीं भरा तो फॉर्म नहीं भरा तो इसमें क्या कर सकते हैं आदमी के बारे, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेशन कर दी। डेटा लीकेज भी हो रही है यार। मैं ओपनली तौर पे बोलूँगा, भयंकर लेवल पे डाटा लीकेज है। आप एक काम करो, जेन्युइनली जिसने सीयूटी का फॉर्म भरा हो या कोई और एंट्रेंस गवर्नमेंट टेस्ट का फॉर्म भरा हो किसी कॉलेज का, उसके पास विद इन वीक एक फ़ोन आ जाएगा प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, और एग्जैक्ट उसी कोर्स का आता है जिस कोर्स का आपने भरा है। अच्छा, हाँ, उसका फ़ोन आएगा कि ऐसे ऐसे यार आप हमारे कॉलेज में एडमिशन लीजिए, ये हमारी फ़ीस है, ये सब हो, आप आके एक बार कर लीजिए। तो प्राइवेट प्लेयर्स के पास कैसे डाटा जा रहा है भाई, कहाँ से क्या जा रहा है? बहुत मतलब मैं एक बड़ा संगीन आरोप भी लगा रहा हूँ, सच्चाई भी बता रहा हूँ। अब रैंडम पूछना बच्चों से, आप 5 बच्चे 10 बच्चे पूछ लेना जिन्होंने 12th के एग्जाम दिए हो, जिन्होंने सीयूटी का और चीज़ का एंट्रेंस एग्जाम दिया हो, उनसे पूछो आपके पास किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट का फ़ोन या मैसेज आया, 100 फीसदी आया होगा, कहाँ से उनको डाटा मिल रहा है? तो प्राइवेट एजुकेशन को प्रमोशन कहीं ना कहीं से तो मिल रहा है। तो अब बच्चा टॉर्चर है, बच्चा परेशान है। वरना पहले देखो सच्चाई ये थी कि कुछ गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ऐसे थे कि उनमें पढ़ने के लिए लोग तरसते थे, और भाई वो भी कि फर्स्ट प्रेफरेंस थी ये। अब वो फर्स्ट प्रेफरेंस तो तब होगी, वो एकेडमिकल ईयर ही इतना लेट कर देते हैं। और ये भी हो रहा है कि जैक वगैरह लगा के लोग एग्जाम देने के बाद भी मिल जा रहा है एडमिशन। यार देखो, एक प्रोसेस तो है, उस प्रोसेस को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई ये है कि जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है एजेंसी, इज अ इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एजेंसी। ठीक है, गवर्नमेंट का उसमें कुछ लूप होल आपने कुछ लोग डाल दिए, सब डाल दिए। उस एजेंसी पे जब सवाल खड़े कर हो जाए तो कुछ तो हो रहा है ऐसा, बड़े लेवल पे हो रहा है। जो एग्ज़ाम करा रहा हो, अब आप ये मान लो, जो हमारा 12th का एग्ज़ाम जब देते थे तो जो सेंटर चीटिंग वाला कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता था, तो उस एग्ज़ाम की वैल्यू कहाँ बचती थी? तो ऐसे जब वो एजेंसी ही पता लग रहा है कि जो कॉम्प्रोमाइज़ होती जा रही है, उस पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, और कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा, कोई उस पर मेजेस्टिक एक्शन नहीं हो रहा। और एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी में बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ कि उस पर आरोप, तो फिर तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है। और भाई जैसे हम अभी जॉब्स की बात कर रहे थे, तो हमारे टाइम पे तो होता ही था कि वही कंपनीज आ रही हैं, प्लेसमेंट हो रही है, लेकिन वो भी लगती हैं तो पैकेज ऐसा होता है कि उनका इतना कम होता है कि स्टूडेंट का ना घर का खर्चा चले ना वैसा खर्चा यार। बड़ा मैं इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ जॉब्स को, जो आप बता रहे हो प्लेसमेंट्स को लेके।
कल मैं दिल्ली की कुछ मतलब जो हमारे क्या बोलते हैं मजदूर भाई बहन होते हैं, लेबर होती है, मैं उनसे मिला दिल्ली के अंदर। मेरा ये था कि बिहार के जो लोग मजदूर दिल्ली में रहते हैं उनसे चर्चा करता हूँ, जो वहीं के वोटर हैं लेकिन यहाँ काम करने आ रहे हैं। तो मैं भी डालूंगा अभी थोड़ी दिन बाद अपने सोशल मीडिया पे, वो मैंने कल ही शूट भी करा है, कि मैंने उससे पूछा कि आपकी उम्र क्या है। उसने कहा मेरी उम्र 25 साल है। मैंने कहा यंग यार। मैंने कहा तुमने पढ़ाई क्यों नहीं करी? तुम मजदूरी कर रहे हो। उसने कहा भैया पढ़ाई कर रखी है, मैंने ग्रेजुएशन करी हुई है। फ़ोन में उसने निकाल के मुझे अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री दिखाई। तो मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं यहाँ पे पत्थर का काम कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, पत्थर उठाता हूँ। और कल मेरा हाथ भी कट गया पूरा, मेरे चोट लगी, तो पत्थर का काम कर रहा हूँ, मुझे नौकरी मिली ही नहीं। आप प्लेसमेंट की बात करो, रियल है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं डालूंगा। आप उस आदमी को मैं नाम नंबर देने के लिए तैयार हूँ, उस बच्चे का हो, आप बात कर लीजिए। तो प्लेसमेंट तो छोड़ो, जो ग्रेजुएशन हुआ बच्चा खाली लेबर क्यों कर रहा, तो क्या हालत बच गई यार। मतलब ये सच्चाई है। अब पहले ये होता था कि डी में खाली एडमिशन ले लो, नौकरी तो पक्की है। आज जो अच्छे कैंपसेस हैं, नॉर्थ कैंपस के जो अच्छे कॉलेजेस हैं, उसमें आप हालत जाके पूछ लो। खाली डी को छोड़ा बॉम्बे यूनिवर्सिटी जाओ, अब जाओ और तमाम देश की यूनिवर्सिटी में आपको हालत पता लग जाएगी। ये सच्चाई है। बट भाई एक तरफ हम देखते हैं कि एमएनसीज की हायरिंग हमेशा ही चल रही होती है। आप गुड़गांव चले जाओ, आप कहीं चले यार जाओ, लेकिन कितनी हायरिंग कर पा रहे हैं वो लोग? बात ये है, इंडिया की जो पॉपुलेशन आप देखो और भाई जो आपको नहीं लगता यंग लोग अगर हैं, आप में स्किल है या अगर आप अपने बेस्ट पे हो, जो भी आप कर रहे हो, तो आपके लिए इजी है जॉब लेना, आप ले लोगे? नहीं यार, मैं मानता हूँ कि आप कैसे बताओगे कि ये टैलेंटेड है। मैं इनकी बात करता हूँ, हमारे एक साथी बैठे हैं, आप ये कहोगे कि भाई आपके 12th में कितने मार्क्स है? हमें तो यार ऐसे ही करते थे, मेरिट के बेसिस मेरिट पे। और भैया ग्रेजुएशन में इसने टॉप करा, फिर कौन से कॉलेज से करा इसने भैया, फिर चला गया, मान ले कि ये IIMS IIT चला गया। ठीक है। IIMS IIT में अच्छे प्लेसमेंट नहीं हो पा रहे, तो यार फिर कैसे आप इसकी काबिलियत बताओगे? फिर तो ये है कि तुक्का लग गया, तुक्का हो गया तो हो गया, तुक्का नहीं लगा तो नहीं लगा। लेकिन आप किसी नौजवान छात्र का भविष्य ऐसे थोड़ी तुक्के पे थोड़ी चलेगा यार किसी का, आपको तो मैच्योरिटी देनी पड़ेगी। और जब यंग लोग ज़्यादा हैं इंडिया में, तो ये तो अच्छी बात है कि यंग लोग ज़्यादा है, तो ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा एनर्जी है, तो आपको और अच्छे से यूटिलाइज़ करनी चाहिए। लेकिन उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है अभी, इसलिए बहुत खतरनाक है। तो भाई जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के बढ़िया बढ़िया कॉलेज है, वहाँ पर कंपनीज ही नहीं आ रही हैं या फिर आ रही है रिक्रूटमेंट? यार अब एक चीज़ बताओ, बहुत लिमिटेड हो एक रही चीज़ है। बताओ, बहुत लिमिटेड हो रही है पहली चीज़ तो। दूसरा आ भी रही है, अब आपको 12 जाके नौकरी करनी पड़े गार्ड की। मैं किसी गार्ड को अपमानित नहीं कर रहा हूँ उसमें, मैं बस ये बात कर रहा हूँ कि ग्रेजुएशन करके आपको करोड़ीमल कॉलेज से या आपको अंतराज कॉलेज से गार्ड की या आपको बिल्कुल सेल्समैन वाली नौकरी करनी पड़े, तो क्या फ़ायदा उसको? मतलब रिस्पेक्टफुल नौकरी तो आदमी अपने जीवन में चाहेगा स्टूडेंट। हालत आप खुद, और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ, हवाबाजी कर रहा हूँ। अब जाओ पूछ लो बच्चों से कि क्या हालत है प्लेसमेंट की, क्या हुआ। पर भाई जैसे अब आजकल वो बहुत कल्चर चल गया है कि लोग अपना, चलो जॉब वॉब तो मिलती है नहीं मिल रही, उसको अलग रख के लोग स्टार्टअप में अपना दिमाग लगा रहे हैं कि खुद से कुछ करें। तो कॉलेज इस वे में या आप लोग इस वे में कुछ सपोर्ट करते हो स्टूडेंट्स? यार हम तो बहुत, हमारा अगर मैं अपना खैर मैनिफेस्टो बताऊंगा तो आप लोगों को लगेगा मैं बहुत बोर कर रहा हूँ ऐसा नहीं है। तो ये सच्चाई है कि स्टार्टअप्स में यार इंटरेस्ट लेना चाहिए, अच्छी चीज़ है। यंग लोग हैं, तो मैं बताता रहा हूँ बहुत टैलेंटेड लोग हैं हमारे यार, हमारे इंडिया के यंग स्टूडेंट और यंग लोग बहुत टैलेंटेड हैं। लेकिन उन स्टार्टअप्स को सरकार को मदद करनी चाहिए, वरना पता लगा नया कोई छोटा कानून लिया भैया वो स्टार्टअप वाला रो रहा है, वो GST वाला आ जाता है, GST का क्या यार। तो नए यंग लोगों को स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना चाहिए आगे बढ़ाने के लिए, ये काम है। जब सब यंग स्टार्टअप आगे बढ़ेगा, तब बढ़ेगा, टैक्स भी देश को ही मिलेगा, देश की ही तो तरक्की होगी। आपकी तरक्की, मेरी तरक्की, इनकी तरक्की, इनकी तरक्की, तो हकीकत में तरक्की देश की तरक्की हुई ना। सही बात है। तो ऐसी स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना चाहिए, सरकारों का काम होना चाहिए। सरकारों का काम ये कानून बना के यूनिवर्सिटी कि उनको आप टॉर्चर कर दो। कानून क्यों बने थे हमारे देश में? कानून लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों की सहायता के लिए बने थे, कानून लोगों को परेशान करने के लिए नहीं बने थे। लेकिन आजकल देखने में, कई चीज़ों में देखने को दिखता है कि कानून का गलत इस्तेमाल कर कर लोगों को परेशान करा जा रहा है। कानून क्यों बना? क्यों कहते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हम सब लोगों ने आज़ादी दी, ये हमारा पुलिस होती है, ये हमारा एडमिशन सिस्टम होता है, ये सब कुछ होता है। तो ये होता है कि लोगों को सहायता रहे। अब ये है कि आप गाड़ी तेज़ चला रहे हो, वो गाड़ी का कानून इसलिए बनाना कि यार कोई रोड पे चल भी रहा हो तो उसको तकलीफ ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। या और लोग भी हो सकता है 500 मतलब 150-200 की स्पीड में आदमी गाड़ी चला रहा है, लेकिन आदमी 150-200 की स्पीड में, इसलिए गाड़ी की लिमिट तय होती है हाईवेज पे, रोड्स पे। तो कानून बनता है तो लोगों की सुरक्षा के लिए बनता है, सहायता के लिए बनता है। लेकिन ऐसे कानून का जो गलत इस्तेमाल होने लगता है तो आपको पता है उसको एक्सटॉर्शन और तमाम चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। भाई इसी से रिलेटेड मुझे आपसे पूछना है एक चीज़ कि आजकल बहुत सारे, हर कोई सोशल मीडिया पे आ चुका है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिसमैन है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, हाँ, चाहे सब लोग। और जो काम कर रहा है वो उसकी वीडियो डाल रहा है। तो ऐसी भी बहुत सारी वीडियोस देखने को आ जाती है कि जो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे दिल्ली, गुड़गांव, अपनी अपनी जगह पे जाके जो शॉपकीपर्स हैं उनका सामान नहीं हट रहा तो उन्हें सस्पेंड कर रहे हैं, या उनकी दुकान सील हो रही है, या
जो एरिया एक्सटेंडेड है या अवैध रूप से जिन्होंने कब्जा करा है उन पे बुलडोज़र चल रही है, इस पे आपका क्या टेक है? अब वो बीइंग अ शॉपकीपर तो वो तो परेशान हो रहा है इस रूल से, पर आम जनता के लिए वो हो रहा है कि भाई चलने की जगह नहीं बची, आपने पार्किंग में ऑक्यूपाई कर लिया, जगह घेर ली। आप किसी नागरिक को, मैं आपको बड़ा ये आपने और अच्छी टॉपिक से की, मैं भी कई दिनों से परेशान होता हूँ कि कई चीज़ें तो हमें भी कई बार अच्छी लगती हैं, हम लाइक कर देते हैं, अरे यार ये तो बड़ा बॉन्ड बन गया, जेम्स बॉन्ड लग रहा है, ठीक है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक कानून है, उस कानून के रहते आप चीज़ें करें। मैंने आपको बताया कानून बड़ा ख़तरनाक चीज़ है, उसका फ़ायदा भी उतना अच्छा हो सकता है, उसका नुकसान भी उतना हो सकता है। तो ठीक है, अगर आपकी किसी को दुकान बंद करानी है तो उसका एक वे तरीका है, आपको लगता है कि वो लोकल लोगों को परेशान कर रही है तो उसको नोटिस सर्व करो। खाली बॉन्ड बनने के लिए आप ये करने लगो, किसी को गरीब इंसान को परेशान करने लगो, तकलीफ देने लगो, तो वो भी गलत है। अगर कोई जीता हुआ प्रतिनिधि है वो इतना कमज़ोर हो सकता है कि वो किसी कानूनी तरीके से कोई कार्रवाई करना चाहे, कार्रवाई ना हो, तो फिर ऐसे प्रतिनिधि का जीते हुए का फ़ायदा क्या है? अगर कोई लोकल एमएलए, काउंसलर, मिनिस्टर इतनी भी हिम्मत नहीं रखता कि कानून के माध्यम से काम कर, बट अगर वो कानूनी तरीके से कर रहा है तो ठीक है। हाँ, अगर कानूनी तरीके से कर रहा है, कानून का एक तरीका है, सब चीज़ें उस तरीके से करे, सम्मानजनक तरीके से करे तो ठीक है। अब ये ध्यान देना पड़ेगा कि वो रोड पे चलने का रास्ता अपने लिए बना रहा है कि आम जनता के लिए बना रहा है। ये भी बड़ी ध्यान देने वाली चीज़ है, और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया बड़ी खतरनाक है। ये बहुत अच्छा परिवर्तन भी ला सकता है, बहुत बुरा परिवर्तन भी ला सकता है। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि कई चीज़ें सोशल मीडिया पे आजकल वायरल ऐसे हो जाती हैं कि हम बाद में अगर बैठ के सोचें तो हमें लगेगा कि समाज में चीज़ें होनी नहीं चाहिए यार इस तरीके की, तो किसी का अपमान इस तरीके से होना वो भी एक बड़ी वजह चीज़ है। इन कई जगह महसूस होता है कि यार ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, चलो इसी चीज़ से शायद समाज में बदलाव आएगा। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कानून के दायरे में रहकर हमको चीज़ें करनी चाहिए। कानून बनाए, देश में बड़ा मेहनत से हमारे 100-200 साल का संघर्ष, इस देश को आज़ादी मिली, लाखों लोगों की कुर्बानियाँ इसमें देश को आज़ाद कराने में, उसके बाद हमें आज़ादी मिली। वरना फ़र्क क्या है, उस टाइम पे गोरे भी कम्फर्ट प्लेस बना रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे ही रहे थे, लेकिन हमें सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा था, हमें इज्जत की नज़र से नहीं देखा जाता था। हमें बोला जाता था कि जिमखाना में कुत्ते और इंसान अलाउड नहीं होंगे, ये बोला जाता था ना, जब हमने किताबों में पढ़ा यार, हमने पढ़ा इतिहास, लेकिन हमें बराबरी की नज़र से नहीं देखा जाता था। अंग्रेज़ को ज़्यादा अच्छी तरह देखा जाता था और हमें कहते थे इन पे कोड़े मारो अगर ये रास्ता उठाएं। हाँ। तो हमें बड़ी मेहनत से आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने के बाद कानून बनाया गया इस कानून से कि सबको बराबरी की नज़र से देखा जाए और एक सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए। तो अब आज के समय वही चीज़ उल्टी नजर में आ रही है कि आप सामाजिक न्याय की बात करना, सबको बराबरी का तो हक है ना, कानून सबके लिए बराबर है, तो इसलिए कानून के दायरे से रहना चाहिए। बड़ी मुश्किल से ये आज़ादी मिली, बड़ी मुश्किल से कानून बना, बहुत लाखों लोगों की कुर्बानियाँ भाई इसमें। आप देखते होंगे भगत सिंह का नाम है, महात्मा गांधी जी हैं, पंडित नेहरू, तमाम लोगों की बड़ी कुर्बानी। वो खाली ये लोग नहीं, इनके पीछे लाखों हज़ारों लोगों की कुर्बानी। करेक्ट। अब आप अपने गाँव में आज जाएंगे या शहरों में जाएंगे, मैं तो थोड़ा गाँव पृष्ठभूमि से ज़्यादा लघु रखता हूँ, तो आज भी दिखे पता लगेगा यार ये मूर्ति 50 साल से लगी हुई है, फ्रीडम फाइटर था। तो कुर्बानी यार उन लोगों की, तो बड़ी कुर्बानी से जो चीज़ मिली है उसका महत्व करके हमें कानून के दायरे से चीज़ करनी चाहिए। अच्छा भाई, आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी बहुत कंटेंट डालते हो अपने सोशल मीडिया पे, और अभी हम बात भी कर रहे थे, आपने जीन्स पहनना छोड़ दिया, तो ज़रा हमारी ऑडियंस को भी बताओ क्यों? मैंने 12th के बाद डेनिम पहनना छोड़ा। बड़ा मुश्किल था कि मुझे लगता था कि यार मतलब मैंने पहले तो कुछ आर्टिकल्स पढ़े, फिर मैंने उस पर रिसर्च भी करी कि एक डेनिम्स पहनने में काफ़ी ज़्यादा पानी और वो पोल्यूशन नहीं होता, तो मुझे लगता है पोल्यूशन में कोई बदलाव लाना चाहिए। मैं तो पूरा बदलाव लाना चाहता हूँ कि इको फ्रेंडली चीज़ें पहनूँ, लेकिन सब चीज़ें पहनना मुश्किल नहीं हो पा रहा। तो लेदर, डेनिम्स, इन सब चीज़ों में होता है कि हाँ लेदर तो बड़ा मुश्किल से छूट पाता है कि बहुत लिमिटेड पहनते हैं, लेकिन डेनिम्स मैंने पहनना छोड़ा कि एक छोटी चीज़ छोड़ता हूँ, आगे बड़ी चीज़ छोड़ने का और बदलाव का प्रयास करता हूँ। मैं एनवायरमेंट को लेकर बड़ा वो भी रहता हूँ। यार मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे पता है ना कि यार नवंबर आते के साथ ही भाई अभी इस बार की गर्मी पता लगता है कि यार मतलब दिल्ली में बाहर निकलो शाम को भी 3 बजे 4 बजे ऐसा लगता है आंखों के आगे धुआं आ जाता है। बादल तो दिखते ही नहीं भाई, बादल तो दिखने बंद हो गए। तो यार वो पोल्यूशन हम जहर पी रहे हैं यार, उन पे बात होनी चाहिए, और वो पहले अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहिए, फिर और लोगों को परिवर्तन लाने के लिए। तो अभी आप क्या कर रहे हो एनवायरनमेंट के लिए? कुछ यार एनवायरनमेंट को लेके हमारे कुछ कैंपेन्स हैं, मैं लोगों से भी वो करूँगा कि हमको मिलके कुछ बहुत ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरनमेंट ऐसी चीज़ है कि हमें बड़ा स्ट्रांगली इसके लिए भी सोचना पड़ेगा, और सरकारों को तो इस पर बात करनी पड़ेगी और बदलाव लाने पड़ेंगे, लेकिन एज अ इंडिविजुअल भी हमें इस पर बड़ा सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं मानता हूँ अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि खाली सरकार के ऊपर डिपेंडेंट ना रहकर हमें, सरकार को तो हम फोर्स करेंगे, सरकारों को मजबूर भी करेंगे, और सरकार को करना भी चाहिए, लेकिन एज अ इंडिविजुअल भी हमें कुछ इनिशिएटिव शुरू करने चाहिए। पर आपके हिसाब से क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि जिससे कम हो दिल्ली में पोल्यूशन? यार बहुत चीज़ें हैं, आपको अपने डेली रूटीन में चीज़ें हो कि कितना कम आप गाड़ी यूज़ कर पा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, लेकिन बात वही आ जाती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ आप तब कर पाएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा।
तो सरकारों को मजबूर करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा करें। फिर आजकल मतलब इलेक्ट्रिक और सब गाड़ियाँ सब आने लगी हैं, तो उन पर विश्वास करना चाहिए। मैं मानता हूँ, मैं बड़ा जरूर करता हूँ कि जो पोल्यूशन में चीज़ें सहयोग करनी है, कम करने में, वो सब चीज़ें करनी चाहिए। सबको पता है, बहुत छोटे छोटे प्रयासों से चीज़ होगा। भाई सब बोलते हैं कि यार पेड़ लगाने चाहिए, सड़क पे वो नहीं करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन कहीं गलत तरीके से हो रही है उसको बोलो कि यार थोड़ा आसपास वालों को तकलीफ ना हो, वो सब ना हो। तो इन चीज़ों पे, लेकिन ये इंडिविजुअल चीज़ है, इंडिविजुअल चीज़ में बदलाना शुरू करेंगे तो। और मैं मानता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग और यार एनवायरनमेंट, हम दिल्ली एनसीआर वाले लोग तो पता ही यार, आप लोग सब दिल्ली एनसीआर के हो, हम तो कितना अभी बस आने वाला है। अब यार पटाखे फोड़ना कोई खुशी की बात नहीं है ना, तो मतलब ठीक है, मन तो हमारा भी करता है बचपन से यार, लेकिन कोशिश करें कि भैया ना फोड़ें, क्योंकि भाई आप इतनी बातें करते हो एनवायरनमेंट की अपने सोशल मीडिया पे, लेकिन जब बात इलेक्शन की आती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब इलेक्शंस भी होते हैं तो पैम्फलेट और पेपर की इस कदर इज्जत होती है भाई मेट्रो स्टेशन से विश्वविद्यालय से कॉलेज के क्लासरूम रोड पूरी कवर हो जाती है भाई, वो नहीं दिखती जेब्रा क्रॉसिंग कहाँ है। उस चीज में इतनी रोक टोक क्यों नहीं हो रही है, फिर उसको यार कंट्रोल्ड वे में क्यों नहीं किया मैं जाता? चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको बोला कि हमें यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को हमें ऑल्टरनेटिव देना चाहिए। हमें खाली बोलो डेमोक्रेसी दे दी। मैं तो खुद इस चीज़ के फेवर में हूँ कि ऑनलाइन हमें पोर्टल्स भी क्रिएट करके दिए जाएँ कि ऑनलाइन भी बच्चा प्रचार कर सके। अब आप एक चीज़ बताओ, एक लिंदो कमेटी बना दी, उसमें बोला 5,000 रुपये के अंदर आपको ड्यू का चुनाव लड़ना है। क्या संभव है आज के समय में? 5,000 में इधर लिमिट पॉसिबल ही नहीं है। वो कानून ही आपने गलत बनाया ना यार, या तो उसमें भी आप बदलाव करो। वो बड़ा खुले तौर पे मैं कहता हूँ गलत चीज़ बनाई गई। 5,000 रुपये के अंदर हमें कहना ड्यू का इलेक्शन करो, कैसे संभव है? और एक्चुअल खर्चा कितना होता है भाई? यार आपको पता ही है, वो तो मुझसे ज़्यादा Idea खर्चा तो है मतलब नहीं। ऐसा कुछ मैं एक फिक्स अमाउंट तो क्या बता रहा हूँ करोड़ में? यार डिपेंड करता है, मतलब हम तो नहीं कर पाते, पर पैसे नहीं करोड़ है, में मतलब है। हम लोगों के पास तो पैसे नहीं है, वैसे है करोड़ नहीं कर पाते कर। इकट्ठे कितने हो जाते हैं? वो मुझे लगता है यार, मैं तो जब 12 में लड़ा था तो जब बड़े कम लगे थे। आज वाले यंग लोगों को ज़्यादा उसका अनुभव होगा, लेकिन पैसा खर्च होता है, इसमें कोई दुराय नहीं है। लेकिन जो आपने पैम्पलेट उसकी बात करी ना, हम खुद परेशान है यार उसको लेके, तो कुछ ऑल्टरनेटिव क्रिएट करना चाहिए, वो चीज़ कम होनी चाहिए। मैं खुद इस चीज़ के पक्ष में हूँ। अब आप काम करोगे इस पे? हम पूरा प्रयास करेंगे, पूरा काम करेंगे यार। चलो भाई, पॉडकास्ट पे रिकॉर्ड हो गया ये। बिल्कुल हम काम करेंगे इस पे। अगले साल के इलेक्शन में नजर रहेगी सबकी। अभी आई गए यार, कुछ महीने बचे हैं। हाँ, तो करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे इसमें। बोला भाई कंपैरिजन भी बहुत ज़्यादा चलता है स्टेट वाइज की भाई, दिल्ली मतलब साउथ के लोग थोड़ा दिल्ली का अगर कंपैरिजन करा जाए तो वहाँ के लोग मानते हैं, और आपने देखा भी है वहाँ पे जाके रियल सिचुएशन क्या है। तो आप थोड़ा बताओ उस बारे में कि वहाँ के स्टूडेंट्स की क्या थिंकिंग है और यहाँ के क्या सोचते हैं, और कैसे उस चीज़ को एक बढ़िया उससे पॉइंट ऑफ व्यू से रखा देखो यार, हमारा इंडिया बहुत डाइवर्स है। मतलब मैं आपको बताऊँ, मैं इंडिया के 400 डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल कर चुका ऑन रिकॉर्ड, मेरे इंस्टाग्राम पे भी दिखेंगे। मतलब 400 डिस्ट्रिक्ट ऑलमोस्ट मैं ट्रैवल कर चुका इंडिया के, रियलिटी। और 2 स्टेट्स बचे हैं, बाकी मैं सारे इंडिया के स्टेट्स ट्रैवल कर चुका, पूरे इंडिया के अच्छे से। ठीक है, तो इंडिया बहुत डाइवर्स है और बहुत ब्यूटिफिकेशन है हमारे कल्चर में। आप कर्नाटक जाओ, केरला जाओ, तमिलनाडु जाओ, आंध्रा जाओ, एक अलग कल्चर है, सब चीज़ें और बहुत ब्यूटीफुल है। फिर आप पटना जाओ, इलाहाबाद जाओ, बनारस जाओ, आपके नोएडा आ जाओ, गुड़गांव चले जाओ, तो एक अलग ब्यूटिफिकेशन है। और बहुत तरीके से डाइवर्स के अंदर एक और चीज़ है कि काफ़ी बड़े लेवल पे माइग्रेशन हुआ है, इंटरस्टेट माइग्रेशंस। बिहार के लोग बॉम्बे पहुँचे, यूपी के लोग दिल्ली पहुँचे, दिल्ली के लोग चेन्नई पहुँचे, तो बड़े लेवल पे माइग्रेशन हुआ है। तो इसलिए हमें ये चीज़ एक समझनी पड़ेगी। मुझे कई जगह बड़ी तकलीफ भी आती है जब सोशल मीडिया वगैरह पे मैं चीज़ें देखता हूँ कि हमें सभी कल्चर को अपने अंदर अडॉप्ट करके सीखना चाहिए। हमें किसी भी एक चीज़ को इम्पोज करके कोई वो नहीं है कि सभी कल्चर को बड़े सम्मान से, बड़े ब्यूटिफिकेशन से देखना चाहिए। हाँ, साउथ में ये चीज़ है कि थोड़ा मतलब एजुकेशन की बात करें तो वो लोग थोड़ा ज़्यादा उस चीज़ को वो लेते हैं, और बाकी स्टेट्स में भी वो चीज़ होनी चाहिए। और मतलब मैं सच बताऊं यार, मैं तो दिल्ली वाला हूँ, तो मुझे तो सब जगह मज़ा आता है। पर उधर जो लैंग्वेज को लेके भी चल गया है कि भाई वही सीखनी पड़ेगी या वही यार ये गलत है, मैं इस चीज़ की बिल्कुल खिलाफत करता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए यार। मतलब कल को मेरी तुम्हारी इंग्लिश खराब हुई तो हमें जाके केरला में पीटेंगे थोड़ी यार। मतलब यार हम नहीं बोल पा रहे, मलयाली बोल नहीं पा रहे, इंग्लिश कह रहे हैं टूटी फूटी है, हिंदी आती है, ऐसे तो गलत है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए यार। मतलब इंडिया डाइवर्स है, इंडिया पूरा मतलब कम्प्लीटली रिपब्लिक है। अब मुंबई में, चेन्नई में, बैंगलोर में, दिल्ली में हम तो कितना हंसते हैं यार, कोई दूसरी भाषा हम तो बोलने लग जाते हैं। जो बिहारी भाषा या मलयाली बोलना शुरू करता है स्कूल में, कॉलेज में, हम तो और खुश हो गए उसकी भाषा बोलते थे, तो बढ़िया भाषा बोलते हैं। घर आके वो भाषा बदल देते, घर वाले कहते थे अरे कौन दोस्त बन गया तेरा, ये था। तो एक बहुत जॉयफुल चीज़ है, उसमें इस तरीके की चीज़ों को मैं बिल्कुल नकारता हूँ, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यार इंडिया डाइवर्स है, इस चीज़ को एंजॉय करो। हम जब बीचेस फील करते हैं तो गोवा भाग जाते हैं, पहाड़ चाहिए तो मसूरी मनाली भाग जाते हैं। अब आप कर दें कि भैया मसूरी का बंदा गोवा नहीं जाएगा, गोवा का मसूरी नहीं जाएगा, तो सोचो कि बचेगा।
आप वैसे पूरी दुनिया का ढिंडोरा पीटते हो, आप जाके लंदन जाके रहे हो, और खास तौर पे जो ये लोग कर रहे हैं ना, इनके सबके बच्चे आपको लंदन अमेरिका मिलेंगे। सही बात है। वहाँ मराठी हिंदी बिहारी कुछ नहीं बोलते होंगे, सिर्फ इंग्लिश बोल रहे होंगे, संकोच भी करेंगे बताने में हम इंडियन है, मैं मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल सच्चाई है। सही बात। और यहाँ के, क्योंकि उनका बच्चा तो है नहीं उनका बच्चा तो है नहीं, और लोगों के आगे ज्ञान देंगे। अरे भाई, इंडिया में इतनी सारी भाषाएं हैं, सारी लैंग्वेजेस हैं, सबका सम्मान करना चाहिए, और ये बड़ी जॉयफुल चीज़ है। मुझे बहुत खुशी हुई, मतलब जब मैंने घूमा, मुझे ये मतलब ऑफकोर्स मैं जिस पार्टी में उसके बिहार से मुझे मिला, मैं इन 400 जिलों में घूम के मुझे दिखा कि यार कि रियल इंडिया क्या है। बहुत मज़ा आया, हर तरीके का खाना है, हर तरीके की भाषा है, हर तरीके का जो पॉलिटिकल टेस्ट भी अलग है। बिल्कुल तो बात कर रहे थे ना कि मतलब एजुकेशन का, वो पढ़े लिखे लोग यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं, लेकिन एक एजुकेशन का एक अलग तरीके का वो है। तो बड़ा डाइवर्स और बड़ा देश में, मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में, जैसे मैं बड़ा आपको होके कहता हूँ, मैंने बाकी कंट्रीज में काफ़ी कंट्रीज में गया हूँ यार, लेकिन अपने देश में मज़ा आता है भाई सही बात ये कह तो रहे हो। भाई हम भी ये feel जेन्युइन बात है। मैं लंदन न्यूयॉर्क सब जगह घूम चुका। इंडिया ऐसा देश नहीं है भाई, जेन्युइन। मैं वास्तव में बता रहा हूँ, मैं थोड़े दिन पहले लंदन भी गया, मैं न्यूयॉर्क भी घूम चुका हूँ, मैं सब जगह घूम चुका हूँ, लेकिन अपने देश में मज़ा आता है। भाई हमने भी 20 दिन बिताई यूरोप में, हमें भी 20वें दिन ही हो गया भाई, वापस चलो घर यार। जाना है यार, अपना देश से अच्छा कुछ नहीं है, ये सच्चाई है। तो मुझे तो अपने देश में बड़ा मजा आता है घूम के, इतना डाइवर्स है सब कुछ यार। आपको गर्मी चाहिए तो उधर चले जाओ, आप उधर सर्दी चाहिए तो ऊपर चढ़ जाओ, सर्दी मिल जाएगी। इतना डाइवर्स, इतना ब्यूटीफुल देश है हमारा, इतना खूबसूरत हमारा मुल्क है भाई आजकल। लेकिन बाहर के, जैसे अभी आपने सुना होगा, दुबई ने बहुत सस्ते में गोल्डन वीज़ा अनाउंस कर दिया 23 लाख रुपए में, जिसकी वजह से तरह तरह की बातें चल रही हैं कि भाई यंगस्टर्स भी सोच रहे हैं मूव कर जाएं, वो लोग इन्फ्लुएंसर्स को भी बुला रहे हैं, जिनके पास स्किल्स है वो उनको भी बुला रहे हैं। तो आप कुछ मैसेज देना चाहते हो हमारे? यार मैं देना चाहता हूँ कि इंडिया के टैलेंट को ना पूरी दुनिया टैप करना चाहती है। हमारे जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, यंग लोग हैं, मतलब पूरी बात मैं करूँ, बॉलीवुड, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सब कुछ पूरी दुनिया में हमारे कल्चर का, हमारे टैलेंट का बोलबाला है। तो मेरा तो कहना ये है कि पहले अपने टैलेंट को यहीं हुनर दिखाओ, अपने देश में वो करो, उसके बाद बाहर जाके यार मैं तो देखो, मुझे तो इसी मुल्क में मज़ा आता है, मैं बड़ा खुल के बोलूँ, इससे अच्छा मुल्क क्या होगा। ठीक है, घूमने चले जाएंगे, देख लेंगे क्या हो, स्टे खाना दे रहे हैं, देख के वापस अपने, और जब तक अपने हम मुल्क में देखेंगे वापस नहीं, आ अपना जाओ। समझ नहीं आएगा अच्छा है या बुरा है, अपना कैसा है। जब ये तो बाहर वो के लोग देखना बुला रहे जरूरी हैं, है। उनको जरूरत है हमारी, तो बुला रहे हैं। आपको उनकी जरूरत है कि नहीं है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। अभी तो लोगों को ये लग रहा है ना कि वहाँ पैसे बच जाते हैं ज्यादा, टैक्स भी कम है, भाई लोग property पैसे से से लेके- गिव अप करते जा रहे हैं लेकिन- इंडिया पे। हाँ। यार मुझे लगता है ना, वो यंग लोग इसलिए गिव अप कर रहे हैं ना, उनको, हमें वही बड़ी खतरनाक चीज़ होती जा रही है। हमें रोकना पड़ेगा इन लोगों को यार, हमें ट्रेन लोगों को, मैं बोलना भी चाहूँगा स्टूडेंट्स को कि आप लोग भी हिम्मत ना हारें। मतलब यंग लोग हैं, सुसाइड केसेस इतने बढ़ रहे हैं, तो हिम्मत रखें और कुछ ना कोई रास्ता निकलेगा, कुछ सब चीज़ें होंगी। लेकिन जो सरकारें हैं, कोई भी सरकारें हों, सरकारों को स्टूडेंट्स की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। इतनी यंग पॉपुलेशन है, दुबई तक के लोग इंडिया को टैप करने आ गए हैं। जो आप जाओ तो हमारे टैलेंट को सब लोग रखें। तो हमारे यहाँ, जैसे मैं आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात करूँ यार, इतना टैलेंटेड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं हर देश में। मतलब मैं बात करूँ कि मैं अब वहाँ चले जाओ, यूएस वाले में, वहाँ के लोग भी हमारी रील्स, हमारे गाने टैप कर रहे हैं यार सोशल मीडिया पे। भाई यहाँ पे आ रहे हैं सोचो ना। यूएस के क्रिएटर्स इतने तो फेमस, यहाँ पे आ रहे हैं, वो हमारे टैलेंट को देख के आ रहे हैं ना। ये इंस्टाग्राम क्रिएट करा हुआ उनका जरूर होगा, लेकिन मजबूरी अब उनकी होगी कि हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो गए। ये चीज़ समझो, तो कितने टैलेंटेड लोग हैं। तो यहाँ इतना हुनर है, इसी को सपोर्ट करना चाहिए, सरकारों को भी, लोगों को भी, अपने देश के लोगों को पहले सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो बड़ा इस चीज़ में वो हूँ, लोग मुझे कुछ भी बोलते रहे, मैं तो बड़ा पक्का हिंदुस्तानी टाइप वाला आदमी हूँ मैं तो। होना भी चाहिए भाई, बहुत अच्छी बात है भाई। ऑल राइट भाई, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हमें पता है आपकी फ़्लाइट है। तो इस पॉडकास्ट को दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं। वरुण भाई को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये बहुत ही मीनिंगफुल और मोटिवेटिंग कंटेंट बनाते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास कोई समस्या है, तो अब आपको पता है आप कहाँ अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और होपफुली भाई आप उनकी हेल्प ज़रूर करना, जो पक्का हमारे पक्का यार, मैं podcast तो के बिल्कुल through आएंगे। हमेशा। और हम मिलेंगे दोस्तों आपसे नए एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। इस पॉडकास्ट को शेयर कर देना। वरुण भाई का इंस्टाग्राम यहाँ पर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा था, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। और बस यार, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको किस टॉपिक पे अगला पॉडकास्ट चाहिए वो कमेंट कर दो, और जैसा आप डिमांड करोगे वैसा हम कंटेंट लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए चलते हैं, मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। बाय बाय, जय श्री राम।